नमस्ते सभी को। आज हम लोग अपनी प्रश्न उत्तर की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग हमारे हिंदी कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है क्षितिज, उसका जो गद्य है उसका अंतिम पाठ है बदंत आनंद कौशल्या, जो सिलेबस के हिसाब से अंतिम पाठ है संस्कृति, उसी के प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे कि इसके प्रश्न उत्तर क्या है। बिल्कुल आपके सामने मैंने छोटे छोटे प्रश्न उत्तर रखे हैं और आपसे निवेदन है कि ये मेरा YouTube चैनल है ललित गुप्ता सर 560। आपके और भी मित्र जो इससे नहीं जुड़े हैं सभी मित्रों से आप इसको जुड़वाने की कृपा करें ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये मेरे मोबाइल नंबर है जिसमें आप मुझे कोई भी समस्या आने पर व्यक्तिगत रूप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जिस विषय पर भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझसे सहायता ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी यात्रा पर कि किस तरह से अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कि लेखन या लेखक की दृष्टि से, है ना, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। सभ्यता क्या और संस्कृति क्या है, इसकी सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है। तो क्योंकि इसका उपयोग बहुत अधिक होता है ना, जो और वो भी किसी एक अर्थ में नहीं। जो हमारी संस्कृति शब्द है या सभ्यता शब्द है इनका उपयोग क्या है बहुत अधिक होता है और वो भी किसी एक शब्द में या एक अर्थ में नहीं होता है। इसके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, है ना, और इन विशेषणों के कारण ही इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, उत्तर हमारा क्या है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत अधिक होता है और वो भी किसी एक अर्थ में नहीं होता सभ्यता जो शब्द है, और इसके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण जो है इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। आगे देखते हैं, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इसके पीछे प्रेरणा की मुख्य स्रोत क्या है। तो जब आग की खोज हुई होगी तो उस समय मनुष्य की जो बुद्धि शक्ति है के विकास के अनुसार यह खोज अपने आप में बहुत बड़ी थी। क्योंकि उस जमाने में कोई खोज नहीं थी और जो भी सबसे पहले खोज हुई या उस समय के हिसाब से खोज हुई अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी। ठीक है ना, और इसके पीछे प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या है। इसी प्रश्न में आप देखा होगा दो उत्तर छुपे हैं, दो प्रश्न छुपे हैं। तो ये एक अंक का भी आ सकता है और 2 अंक का भी आ सकता है। तो एक अंक का आता है तो यहाँ अब इसको 2 भागों में लिख देंगे और यदि एक अंक का पूरा आता है 2 नंबर का फिर इसको पूरा लिखना पड़ेगा। देखते हैं, रोशनी की आवश्यकता एवं भोजन पकाना, यानी इसके प्रेरणा के स्रोत क्या कहते हैं। आग की खोज क्यों हुई, पहला तो रोशनी की आवश्यकता महसूस हुई तो आग की खोज हुई, फिर उनको पका भोजन खाने की इच्छा हुई होगी तो भोजन पकाने से, ये 2 बातें आपके आविष्कार की मुख्य प्रेरणा रही होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, संस्कृत व्यक्ति कौन हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति वही है जिसने अपनी बुद्धि, विवेक और योग्यता के बल पर मनुष्य के कल्याण के लिए किसी नए तथ्य या नई वस्तु का आविष्कार किया हो। जिससे भी नए तथ्य या नई वस्तु का आविष्कार किया गया हो वही वास्तविक जो संस्कृत व्यक्ति हो सकता है। अगला प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। न्यूटन जो है वो संस्कृत, न्यूटन जो है उसको संस्कृत मानव कहने के पीछे, भी मैंने थोड़ा बड़ा प्रश्न था इसलिए इसको छोटा लिख दिया है। जिसका पूरा प्रश्न ये है कि न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए। एक प्रश्न ये, इसी के अंदर दूसरा प्रश्न छपा है, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और ज्ञान की दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न हैं। आगे देखते हैं, न्यूटन के अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की। उसने क्या करा, अपनी बुद्धि और शक्ति से गुरुत्वाकर्षण की जो रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। ठीक है, पहला उत्तर दिया हो गया। अब दूसरा उत्तर है हमारा, तो न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों। तो इसका दूसरा उत्तर है कि आज किसी मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, ठीक है, परंतु कौन से विषय पर, जो न्यूटन ने खोज की उस विषय पर अधिक जानकारी होगी, परंतु न्यूटन की तरह बुद्धि शक्ति नहीं, क्योंकि न्यूटन ने खोज करी और हम उसी खोज को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक हम नई खोज नहीं करेंगे, जब तक हम न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसने नई खोज की वही संस्कृत व्यक्ति है, परंतु न्यूटन की तरह बुद्धि शक्ति नहीं, वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं।
अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अगली वीडियो के लिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर कि किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण आवश्यकता थी जिस सुई धागे का आविष्कार हुआ? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों से ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। ठीक है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी तो आप कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो सुई धागे का जो आविष्कार है शरीर को ढकने तथा सर्दियों से ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए, है ना, कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, ये बहुत छोटा उत्तर है इसका, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक नहीं है मेरे अनुसार, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें नहीं लिखा है। आपकी आवश्यकता होगी तो मैं इसको बाद में आपको समझा दूं। प्रश्न नंबर 7वां है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए कि मानव जो योग्यता हो उसमें आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करती है या कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। मान लो ऐसा कोई आविष्कार हुआ है जो विनाश का कारण बन गया हो, तो संस्कृति हो सकती है, असंस्कृति। देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं हम लोग। मानव सदा अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, क्योंकि मानव ने सदा सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित की दृष्टि से अनेक आविष्कार किए, है ना। वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा, इसलिए उसने क्या किया, मानव हित की दृष्टि से अनेक आविष्कार उसने किए। और यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तब उसे संस्कृति ही कहेंगे। जब भी आविष्कार मानव के कल्याण के लिए किए गए हैं तो हम उसको संस्कृत कहेंगे। लेकिन यदि हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मानव कल्याण के लिए नहीं हो रहे हैं तो फिर ये असंस्कृत होगा। लेकिन फिलहाल तो मानव कल्याण के लिए जो भी आविष्कार हुए हैं इस वजह से उन्हें हम संस्कृत कहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आज हमारा क्षितिज की जो पुस्तक है वो पूरी हुई, आगे हम लोग कृतिका की ओर चलेंगे। और आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखते रहें, अपने दोस्तों को दिखाते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।